all the concepts and topics to you in Hindi. Please make it sure that all throughout the session your mics are off and the camera it is on. In case of any doubts and questions, you can always use the chat box option. Also, please make it sure that you are sitting with a pen and a notebook so that you can take notes of all the important pointers that we shall be discussing in this particular session, right? So, this session is about drainage, right? Basically, ड्रेनेज का ये सेकेंड पार्ट है. हमने फर्स्ट पार्ट में हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था, हमने ड्रेनेज के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, और इस सेशन में यानी कि इसके सेकेंड पार्ट में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत रिवर पोल्यूशन, रिवर्स कैसे इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, इन सारी चीज़ों को वील बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट? चलो, लेट अस क्विकली डू अ रीकैप, राइट? जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं उनको जल्दी से हम एक क्विक रिविजन देंगे. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन. हमने लास्ट सेशन में ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ा था. कैन यू टेल मी व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन? राइट, हमने अपने लास्ट सेशन में ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ा था. कैन एनीवन टेल अस व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन? कम ऑन क्विकली. ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? कम ऑन. Come on, what is a drainage basin? Okay, system of river. River divided into several parts. River system. Okay. Come on, the rest of you. Area drained by a river and its tributaries. Absolutely well done. Yes, area drained by a river and its tributaries. Right? That's amazing. That's amazing. राइट, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली वेल डन ऑल ऑफ यू. यस, देखो बच्चों, जब हम ड्रेनेज बेसिन के बारे में बात करते हैं ना, तो एक रिवर और उस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो जितने पूरे एरिया को ड्रेन करती है, एक सिंगल रिवर सिस्टम यानी कि रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस पूरे एरिया को ड्रेन करती हैं, उस एरिया को ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. जैसे हिमालयन ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, हिमालयन रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस एरिया को ड्रेन करेंगी वो हिमालयन ड्रेनेज बेसिन कहलाया जाएगा. नेक्स्ट इज वाटर डिवाइड. हमने लास्ट सेशन में वाटर डिवाइड के बारे में भी पढ़ा था. वाटर डिवाइड क्या है? एक एलिवेटेड एरिया, ठीक है, एक उठा हुआ एरिया, जैसे कि एक माउंटेन या कोई भी एक अपलैंड जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है, उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है. दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है एक एलिवेटेड एरिया या एक अपलैंड, जब किसी दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग करती है, उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड, राइट? इसमें हमने अंबाला के बारे में पढ़ा था, द सिटी ऑफ अंबाला, राइट, विच इज लोकेटेड बिटवीन द वाटर डिवाइड ऑफ गंगा एंड इंडस, राइट? गंगा और इंडस के वाटर डिवाइड में अंबाला सिटी लोकेटेड है. ओके, नाउ व्हाट इज अ रिवर सिस्टम? राइट, एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिल करके जो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है. तो ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज बेसिन में यही अंतर है. रिवर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है, यू कैन से कि एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस पैटर्न में फ्लो कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, उसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं, और जो एरिया ये ड्रेन करते हैं उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है. चलो, आफ्टर दैट इन द लास्ट सेशन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर, है ना. हमने रिवर के अलग अलग स्टेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था. जब रिवर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, किसी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है या किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, उस टाइम पर रिवर की जो स्टेज होती है उसे यूथफुल स्टेज कहा जाता है. यूथफुल स्टेज या फिर अपर कोर्स, राइट. अच्छा, बेसिकली रिवर में ना अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, ये रिवर की तीन स्टेजेस हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज. और इन तीनों ही स्टेजेस में रिवर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक दूसरे से काफी अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, यूथफुल स्टेज में रिवर का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा तेज होता है, रिवर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. इस टाइम पर जो इरोजन है वो वर्टिकल होता है, रिवर वर्टिकल इरोजन करती है और बहुत सारे
सुंदर सुंदर लैंडफॉर्म्स जैसे वाटरफॉल्स, वैलीज क्रिएट करती है, राइट। मिडिल कोर्स में आते आते रिवर की जो स्पीड है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, और यहाँ पे रिवर इरोजन तो करती है, लेकिन इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन भी करती है, राइट। रिवर की स्पीड हल्की हो जाती है, रिवर एक्सपेंड करने लगती है, राइट। लूप्स में इस तरीके से रिवर ट्रेवल करती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा लेटरल इरोजन होता है, लेकिन उसके साथ साथ डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। रिवर सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी भी करती है और उन्हें डिपॉजिट भी करती है। लास्टली वी हैव द लोअर कोर्स ये वो रिवर का स्टेज है जब रिवर अपनी जर्नी को एंड करती है, राइट। लोअर कोर्स के एंड होते होते रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी के साथ में जाकर के मिल जाती है, और इस स्टेज में रिवर की जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा हल्की होगी, बहुत ही स्मूथ चैनल में बहुत ही हल्के रिवर मूव करती है, और अल्टीमेटली किसी बड़ी वाटर बॉडी के साथ जाकर के मिल जाती है। और यहाँ पर जो लैंड फॉर्म रिवर क्रिएट करती है उन्हें कहते हैं डेल्टास। यहाँ पर केवल डिपोजिशन होगा, रिवर में इस स्टेज में रिवर में इतनी स्पीड नहीं होती कि वो इरोजन कर सके, तो यहाँ पर मोस्टली केवल डिपोजिशन होता है और डेल्टास क्रिएट होते हैं, राइट। चलो, उसके बाद हमने लास्ट सेशन में अपने हिमालयन रिवर्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट। हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये ज़्यादातर हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, और ये रिवर्स पेरिनियल हैं नेचर में, मतलब पूरे साल भर इन रिवर्स में पानी रहता है। इन रिवर्स को पानी ग्लेशियर्स से भी मिलता है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से भी इन्हें पानी मिलता है, और बारिश की वजह से भी इन्हें पानी मिलता है, जिस वजह से पूरे साल भर ये रिवर्स में पानी भरा रहता है। ये रिवर्स अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट, बहुत ज्यादा सैंड कैरी करती हैं, इनकी लेंथ बहुत लंबी होती है, इनके ड्रेनेज बेसिन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट। और हिमालयन रिवर्स में हमने 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो थे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। मूविंग फर्दर, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। सो वी विल बी डिस्कसिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। हम पेनिनसुलर रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि रिवर्स इकोनॉमी में किस तरीके का रोल प्ले करती हैं, राइट, और साथ ही साथ हम रिवर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम के साथ में शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ठीक है। ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो कि लास्ट सेशन में हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर चुके हैं। इंडिया में बच्चों हिमालयन, हमने लास्ट सेशन में ही ये पढ़ा था कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स नाउ, राइट। चलो बच्चों, पेनिनसुलर रिवर्स की अगर बात करें ना, तो पेनिनसुलर रिवर्स इंडिया के पेनिनसुला रीजन में ओरिजिनेट करती हैं, राइट। ये वाला जो इंडिया का रीजन है ना, ये बॉटम पार्ट वाला, दिस इज अ पेनिनसुला, ठीक है। कोई भी एक ऐसा लैंड जो 3 साइड से पानी से कवर्ड है और एक साइड पर लैंड है, राइट। कोई भी ऐसी बॉडी जिसके 3 साइड पर पानी है और एक साइड पर लैंड है, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। वी कॉल इट द पेनिनसुला। इंडिया का जो ये लोअर पार्ट है, ये वाला जो एपरेंटली एक ट्राइंगल का जैसा दिखता है, नॉट एग्जैक्टली बट हल्का फुल्का एक ट्राइंगल का जैसा दिखता है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। और यहाँ से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो है पेनिनसुलर रिवर्स, राइट, पेनिनसुलर रिवर्स। अच्छा बच्चों, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें ना, तो पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन वाटर डिवाइड है ना, वो बनता है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट्स हमारी कंट्री के कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है।
इधर साइड पर हमारी कंट्री में वी हैव अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन जिन्हें हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, राइट। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस हैं बेसिकली ये रन करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है, एक के बाद एक के बाद एक पहाड़ आते रहते हैं, कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है, राइट। और ये जो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है ना, ये पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में वाटर डिवाइड क्रिएट करती है, ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। वो नदियां जो ईस्ट की तरफ बहती हैं और जो वेस्ट की तरफ बहती हैं उनके बीच में वाटर डिवाइड क्रिएट करती हैं, राइट। उनके बीच में वाटर डिवाइड क्रिएट करती हैं। पेनिनसुलर रीजन की जो मेजर रिवर्स है ना वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो ईस्ट की तरफ को बहती हैं, राइट। डेल्टास बनाती हैं, ये जो नदियां हैं ये बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं इन देयर माउथ। और उसके अलावा कुछ छोटी नदियां और भी हैं जो कि वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ को बहती हैं, राइट। अच्छा बच्चों, पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है ना वो हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। वी डिस्कस ना कि हिमालयन रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है वो काफी बड़ा है, बट उसके कंपैरिजन में पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है वो छोटा होता है। ये रिवर्स नॉन पेरिनियल है नेचर में। नॉन पेरिनियल एज इन रिवर्स में जो पानी रहता है ना वो सीजनल रहता है। मॉनसून के टाइम पर जब बारिश होती है तो इन नदियों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साल के बाकी टाइम इन नदियों में पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम रहती है और इसलिए इस साइड पर आपको मियांडर्स नहीं मिलेंगे। इफ यू रिमेंबर जब हमने हिमालयन रिवर्स की बात की थी, हमने मियांडर्स की बात की थी। जब रिवर इस तरह के चैनल में फ्लो करती है, राइट, तो ये जो बेंड कर्वी बेंड तरीके का रिवर का फ्लो है इसे मियांडर कहते हैं। और ये मियांडर्स आपको पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि पानी कम है और रिवर्स पेरिनियल है नेचर में, यानी पूरे साल भर रिवर्स में पानी नहीं रहता है, राइट। ओके, मूविंग फर्दर, पेनिनसुलर रिवर्स के अगर डिवीजन की बात करें ना तो पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ नदियां ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बेसिकली ईस्ट की तरफ बहती हैं। नर्मदा और तापी, राइट, नर्मदा और तापी की अगर आप बात करो तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। यू कैन सी नर्मदा और तापी वो नदियां हैं जो आप देख रहे हो कि वेस्ट की तरफ को बहती हैं और उसी तरह से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, राइट, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये वो नदियां हैं जो बेसिकली ईस्ट की तरफ को बहती हैं, राइट। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट की तरफ को बहती हैं। ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, राइट। इनका पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है और ये नदियां जब अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं उस टाइम पर, राइट, बहुत बड़े बड़े वेटलैंड्स बनाती हैं और इन वेटलैंड्स को डेल्टा कहा जाता है, राइट। अब ये वेटलैंड्स बनते हैं रिवर के सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से, जिस वजह से ये काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। चलो मूविंग अप नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक एक करके पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज सिस्टम है उनके बारे में वील टॉक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले बात करेंगे महानदी के बारे में, महानदी बेसिन के बारे में। बच्चों, महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है। ये नदी का ओरिजिन पॉइंट जो है, ये नदी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से, वहां से ये नदी उड़ीसा की तरफ को बहती है, ठीक है, और फाइनली ये अपना पानी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 860 किलोमीटर और इस नदी का ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में लाई करता है। ये चार स्टेट्स महानदी का ड्रेनेज बेसिन शेयर
करते हैं, राइट, शेयर करते हैं। नाउ वी शेल टॉक अबाउट द सेकेंड रिवर विच इज गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन, कोर्स और ट्रिब्यूटरीज को समझने के लिए वी शेल नाउ वॉच अ लर्निंग कैप्सूल। देयर वी गो, लेट्स हैव अ लुक। The Godavari River among all the basins of the peninsular rivers in India. In India, it is the second longest river after the Ganga, and it is popularly known as the Dakshin Ganga. The Godavari River rises in the Nasik district from the Western Ghats. Through its course, some of the tributaries like the Purna, the Vardha, the Pranhita, the Manjra, the Vainganga, and the Penganga join the main river. Out of these rivers, the Manjra, the Vainganga, and the Penganga are the large tributaries of the Godavari. The basin covers parts of Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, and almost half of the Godavari basin area lies in Maharashtra. The river finally drains into the Bay of Bengal while covering a distance of 1500 kilometers. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवर गोदावरी। ठीक है, अब रिवर गोदावरी के बारे में बात करते हैं। सो एज वी सॉ इन द लर्निंग कैप्सूल, बच्चों, गोदावरी जो नदी है ना, वो बेसिकली सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, पेनिनसुलर नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है वो है रिवर गोदावरी, लॉन्गेस्ट रिवर है, 1500 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। तो पेनिनसुलर रिवर्स में ये जो नदी है ये सबसे ज्यादा लंबी नदी है। ये नदी वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से राइज करती है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से राइज करती है ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। इस नदी का ओरिजिनेशन होता है, इसकी लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर है और ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब क्योंकि ये नदी पेनिनसुलर नदियों में सबसे ज्यादा लंबी है, तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ना, वो भी सारी पेनिनसुलर नदियों के कंपैरिजन में इसका ड्रेनेज बेसिन सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, गोदावरी नदी का ड्रेनेज बेसिन सबसे ज्यादा बड़ा है। अच्छा, गोदावरी नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लाई करता है। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका ड्रेनेज बेसिन लाई करता है। और इस नदी का लगभग 50% ड्रेनेज बेसिन जो है वो लाई करता है महाराष्ट्र में। ठीक है, 50% ड्रेनेज बेसिन इस नदी का लाई करता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 50% ड्रेनेज बेसिन लाई करता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। गोदावरी को ऑन इट्स वे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी को ज्वाइन करती हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, राइट, ये सारी की सारी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, राइट। पूर्णा, एंड एज आई टोल्ड यू, राइट, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है, ये सारी की सारी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज में काउंट होती हैं। अच्छा, गोदावरी नदी की लेंथ की वजह से और इसके ड्रेनेज बेसिन की वजह से इस नदी को दक्षिण गंगा यानी गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, क्योंकि वी डिस्कस ना पेनिनसुलर नदियों में ये नदी सबसे लंबी है, इसका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है, तो इस वजह से इसे गंगा ऑफ द साउथ या फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, राइट। चलो, आफ्टर दिस वी शेल नाउ डिस्कस अबाउट कृष्णा नदी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी राइज करती है एक स्प्रिंग से नियर महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर के नजदीक में एक स्प्रिंग से कृष्णा नदी राइज करती है, राइट, इन महाराष्ट्र। ठीक है, वहां से लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इस नदी की 1400 किलोमीटर की लेंथ है। 1400 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये नदी फाइनली अपना पानी ड्रेन करती है इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से जाकर के ये मिल जाती है।
राइट। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, राइट, ये इस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में लाई करता है। ये स्टेट्स हैं जो इस नदी के ड्रेनेज बेसिन को शेयर करते हैं। Right, that was about Krishna. Now after Krishna, let us talk about river Kaveri. बच्चों, कावेरी नदी राइज करती है वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज से। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज से ये जो नदी है ये ओरिजिनेट करती है और ये नदी भी फाइनली अपना पानी ड्रेन करती है इन बे ऑफ बंगाल। राइट, ये नदी पहुंचती है बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ क्यूडालोर विच इज इन तमिलनाडु। ठीक है, वहां पर ये बेसिकली अपना पानी बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी करती है इन साउथ ऑफ क्यूडालोर इन तमिलनाडु। राइट, इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 760 किलोमीटर और अमरावती, हेमावती, काबिनी, भवानी ये इस नदी की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये इस नदी की मेन ट्रिब्यूटरीज है और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लाई करता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो लाई करता है। ठीक है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इस नदी का ड्रेनेज बेसिन लाई करता है। मूविंग फर्दर, ये जो नदी है ना ये सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है हमारी कंट्री में जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल। राइट, शिव समुद्रम फॉल्स हमारी कंट्री का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल कावेरी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ये वाटरफॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैसूरू, बेंगलुरु और जो कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं वहां तक ये बिजली पहुंचाई जाती है। राइट, एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस, बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग नदियों की तरह ये नदी भी अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। राइट, ओके, आफ्टर दिस वी विल नाउ टॉक अबाउट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में हमने जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी उनके बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। एंड द फर्स्ट रिवर दैट वी हैव इज रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल से इन मध्य प्रदेश। राइट, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से ये जो नदी है ये नदी ओरिजिनेट करती है, वहां से ये वेस्ट की तरफ को फ्लो करती है और जैसे जैसे नर्मदा नदी बहती है ना, जैसे जैसे ये समुद्र से मिलने के लिए जाती है, अपने रास्ते में ये बहुत सारी सुंदर सुंदर लोकेशंस क्रिएट करती है। राइट, मार्बल रॉक्स है जबलपुर में, जबलपुर के पास में यू हैव मार्बल रॉक्स। मार्बल रॉक्स के पास में जो नर्मदा नदी है ना वो एक बहुत डीप गॉड से फ्लो करते हुए जाती है और धुआंधार फॉल्स क्रिएट करती है। ठीक है, मार्बल रॉक्स के पास से ये होते हुए जाती है और वहां पर ये धुआंधार फॉल्स क्रिएट करती है विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन। ठीक है, धुआंधार फॉल्स क्रिएट करती है नर्मदा नदी, जो once again is a very beautiful location. Right, okay, now moving further, नर्मदा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो सारी की सारी बहुत छोटी है। नर्मदा नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी है और ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज नर्मदा नदी को राइट एंगल्स पर ज्वाइन करती हैं। इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो 1312 किलोमीटर्स है और वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में ये नदी सबसे ज्यादा लंबी है। इस नदी का ड्रेनेज बेसिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लाई करता है। अच्छा बच्चों, सरकार ने नर्मदा नदी को कंजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें पोल्यूशन कम करने के लिए एक कंजर्वेशन मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। राइट, नमामि देवी नर्मदे, ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि नर्मदा नदी को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है। राइट, सो इट इज अ कंजर्वेशन प्रोग्राम जो नर्मदा नदी को कंजर्व करने के लिए सरकार ने शुरू किया है। चलो, आफ्टर रिवर नर्मदा नाउ वी शिल टॉक अबाउट रिवर तापी। तापी नदी ओरिजिनेट करती है सतपुड़ा रेंजेस में। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस से
ओके, सतपुड़ा रेंजेस से तापी नदी ओरिजिनेट करती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये नदी जो है ये ओरिजिनेट करती है सतपुड़ा रेंजेस से इन द बैतूल, मुल्ताई में बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये रिवर ओरिजिनेट करती है, राइट। और ये नदी का जो टोटल लेंथ है वो है 724 किलोमीटर, राइट। ये नदी अपना पानी ड्रेन करती है अरेबियन सी में। ठीक है, ये नदी अपना पानी एंटर करती है, सॉरी ड्रेन करती है अरेबियन सी में, और ये नदी भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है पैरेलल टू रिवर नर्मदा। नाउ व्हाट इज अ रिफ्ट वैली? एक ऐसा लो लैंड जो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे से अलग जाते हैं तब जो लो लैंड क्रिएट होता है उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। सपोज दिस वाज अ पीस ऑफ लैंड, इस पीस ऑफ लैंड में क्या हुआ, सपोज यहाँ पर ब्रेकेज आ गए। अब ब्रेकेज आने की वजह से ये पार्ट तो ऊपर रहा, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट था ना ये नीचे शिफ्ट हो गया, राइट। ये थोड़ा सा नीचे मूव कर गया, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं तब बेसिकली रिफ्ट वैलीज का क्रिएशन होता है। तो ये जो तापी बेसिन है, तापी नदी है, ये बेसिकली एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है नर्मदा नदी के पैरेलल, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो नर्मदा नदी से बहुत ज्यादा छोटी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इस नदी का जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, वो लाई करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका ड्रेनेज बेसिन लाई करता है, राइट। ओके, नाउ दिस वॉज अबाउट रिवर तापी। ठीक है, अच्छा चलो, अब तापी के बारे में पढ़ने के साथ ही वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स, राइट। हमने लास्ट सेशन में हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था, और इस सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस किया। नाउ मूविंग फर्दर, हम एक लर्निंग कैप्सूल देखेंगे जो हमें हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच के डिफरेंस के बारे में बताएगा। लेट अस हैव अ लुक। Now, there are some notable in these two kinds of rivers. As we know, the Himalayan rivers originate from the Himalayan mountains. On the other hand, the peninsular rivers originate from the peninsular plateau and the central highlands. The Himalayan rivers are perennial in nature. This means that these rivers have water throughout the year. Now, you may ask, how do these rivers have water throughout the year? Don't they get dry during the summers? Well, these rivers receive water from two sources, the glaciers and the seasonal rainfall. So in a year, even if there is less rainfall, they don't dry up as they get water from the glaciers. On the other hand, the peninsular rivers are seasonal rivers, meaning they are dependent on the monsoonal rainfall. During the dry summer season, the flow of water in these rivers is very low. Himalayan rivers are longer in length and have larger drainage basins as compared to their peninsular counterparts. For example, Himalayan rivers like the Ganga, Indus, and Brahmaputra run up to lengths of 2,500 kilometers, while the longest peninsular river, that is the Godavari, runs only 1,500 kilometers. When coming down to the lower course of its journey, the Himalayan rivers make large deltas. Comparatively, the peninsular rivers make smaller deltas. Some examples of the Himalayan rivers are the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. Some examples of peninsular rivers are the Narmada, the Tapi, the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri. The Himalayan and the peninsular rivers vary on the basis of several aspects, and yet both these kinds of rivers act as lifelines for India. So that was a great explanation. Now let us quickly do a recap on
द पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर्स डिफरेंस। ठीक है, देखो बच्चों, पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होंगी पेनिनसुलर प्लेटूज और सेंट्रल हाईलैंड से। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं हिमालयन माउंटेन से। अगर नेचर की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल है नेचर में, क्योंकि ये मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, राइट। जबकि हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है नेचर में, यानी कि इन नदियों में पूरे साल भर पानी रहता है, क्योंकि इनको पानी बारिश के साथ साथ ग्लेशियर से भी मिलता है। पेनिनसुलर रिवर्स की जो लेंथ है वो छोटी है, और इसीलिए इनके ड्रेनेज बेसिन्स भी छोटे हैं, जबकि हिमालयन रिवर्स की लेंथ भी लंबी होती है, इनके ड्रेनेज बेसिन्स भी काफी बड़े होते हैं, राइट। पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बेसिकली छोटे डेल्टास बनाती हैं अगर हम हिमालयन रिवर्स से कंपेयर करें, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है ना वो काफी बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जाम्पल हैं, जबकि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, राइट। चलो, moving up next, we shall now discuss a poll question. So basically हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको 45 seconds मिलेंगे, और 45 seconds में आपको सही ऑप्शन as your answer चूज करना है, right? There you go. The question is, which river is known as दक्षिण गंगा? गंगा ऑफ साउथ या दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा या फिर डी कावेरी। कम ऑन, कौन सी नदी को दक्षिण गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है? क्विकली, which river is known as दक्षिण गंगा और द गंगा ऑफ साउथ? दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ? मेक इट श्योर ऑल ऑफ यू आंसर द क्वेश्चन क्विकली क्विकली। Okay. All right, last few seconds left. All right. Well done. Well done. Very well done. And the right answer is option A, Godavari. Okay. Okay. I can see that most of you have given us the right answers, but there is some sort of confusion as well. बच्चों, दक्षिण गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है गोदावरी नदी को, क्योंकि ठीक है पेनिनसुलर रिवर्स में ये नदी सबसे लंबी है और इसका ड्रेनेज बेसिन भी सबसे बड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। चलो, मूविंग अप फ्रॉम हेयर हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले यू कैन पुट अप द डाउट्स एंड द क्वेश्चंस दैट यू हैव। वी शैल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स ओवर हेयर। यू कैन पुट अप द डाउट्स एंड द क्वेश्चंस दैट यू हैव टिल नाउ। ओके, व्हाटएवर डाउट्स। क्योंकि नदियों में पानी कम है, क्योंकि नदियों का जो पानी है वो सीजनल है, उनको केवल बारिश से पानी मिल रहा है, तो यानी फ्लो भी ज़्यादा नहीं होगा, पानी भी कम है, सेडिमेंट्स ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे, और जब सेडिमेंट्स ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे तो डेल्टास भी छोटे बनेंगे, ठीक है। डेल्टास बड़े तब बनेंगे जब रिवर ज़्यादा पानी और ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करेगी, पर पेनिनसुलर रिवर्स में वो नहीं होता, तो दैट इज़ वाई स्मॉलर डेल्टास। Okay, that's great. Chalo. On that note, let's move further from here and let us discuss about the lakes, right? Okay, I'm sure sometime or the other you might have visited a beautiful lake, right? आप लोगों ने कहीं ना कोई सुंदर सी लेक देखी होगी। मे बी यू हैव अ लेक इन योर नेबरहुड, या फिर मे बी आप अपनी किसी वेकेशन में किसी हिल स्टेशन में गए हो जहाँ पर लेक्स वगैरह हो, राइट? ओके, India has a very famous and a very beautiful lake जिसका नाम है डल लेक। Can you tell us where is डल लेक? डल लेक कहाँ situated है, आप बता सकते हो? Where is डल लेक situated? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लेक है इंडिया की। बहुत सारी मूवी के सॉन्ग्स, इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज इस जगह पर शूट हुई हैं। तो कैन यू टेल अस वेयर डू वी हैव डल लेक? ओके ओके, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर, Jammu and Kashmir. That's great. Well done. Absolutely well done. Yes. But जो Dal Lake situated है, as all of you are saying, Kashmir में. Very well done, students. Yes. ठीक है. तो we have Dal Lake in Kashmir.
ठीक है। कश्मीर में डल लेक है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेक, और इस लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। मतलब कश्मीर के ताज में इस लेक को एक ज्वेल, एक अनमोल रतन की तरह कंसिडर किया जाता है। डल लेक एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। अब ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक का क्या मतलब है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बच्चों, जब आप लेक्स की बात करते हो ना, तो जो लेक्स है वो बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की लेक्स होती हैं। ये जो लेक्स है, ये साइज में एक दूसरे से अलग होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे कुछ लेक परमानेंट है, यानी इनमें पूरे साल भर पानी रहता है। लेकिन कुछ लेक सीजनल होती हैं, इनमें केवल रेनी सीजन के टाइम पर पानी रहता है। जैसे जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है ना, जहाँ गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, बारिश का बहुत कम होती है, उन रीजन्स में जो लेक होती है वहां पर पूरे साल भर पानी नहीं मिलेगा आपको, वहां आपको केवल बारिश के टाइम पर पानी मिलेगा, राइट। तो बेसिकली जो लेक्स हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, राइट। चलो, लेट अस टॉक अबाउट देम। देखो, जिस तरीके से परमानेंट और टेम्परेरी सीजनल लेक्स होती है ना, उसी तरह से लेक्स का डिवीजन मैन मेड और नेचुरल लेक में भी किया जाता है। नाउ व्हाट इज अ मैन मेड लेक एंड व्हाट इज अ नेचुरल लेक, राइट। देखो बच्चों, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स या टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज की वजह से बनती हैं, ठीक है। ग्लेशियर इरोशन की वजह से, आइस शीट्स की वजह से या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो लेक्स बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल लेक्स, राइट। ये लेक्स नेचर ने बनाई है, नेचर के द्वारा बनाई गई लेक्स हैं ये, राइट। इसके एग्जाम्पल में वी हैव वूलर लेक, राइट। व्यूलर लेक जो है वो बेसिकली अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज की वजह से बनी है, ठीक है। नेचुरली क्रिएटेड लेक है। अर्थ की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज है, उनकी वजह से वूलर लेक का क्रिएशन हुआ है, ठीक है। वूलर लेक का क्रिएशन हुआ है। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो बनती हैं डैमिंग की वजह से, ठीक है, डैमिंग की वजह से। देखो, जब आप किसी बड़ी नदी के ऊपर डैम बनाते हो ना, उस वजह से उस नदी का जो पानी है, कई बार वो एक आर्टिफिशियल लेक में स्टोर किया जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी है उसे आर्टिफिशियल लेक में स्टोर कर दिया जाता है, और इस वजह से जो लेक्स बनती हैं उन्हें कहते हैं मैन मेड लेक, राइट। तो रिवर की जब डैमिंग होती है पावर जनरेशन के लिए, तो उस टाइम पर इन मैन मेड लेक्स का क्रिएशन होता है। और गुरु गोबिंद सागर, राइट, गुरु गोबिंद सागर ऐसी ही एक आर्टिफिशियल लेक है जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की वजह से क्रिएट हुई थी। भाखड़ा नांगल डैम में की वजह से इस लेक का, गुरु गोबिंद सागर लेक का क्रिएशन हुआ था, राइट। सो दिस इज अ मैन मेड लेक, राइट। उसके अलावा बच्चों, लेक्स का डिवीजन फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक में भी किया जाता है। देखो, जब हम लेक्स के बारे में सोचते हैं ना, तो वी थिंक कि ज्यादातर लेक्स का जो पानी है, मतलब ज्यादातर जो लेक्स होती होंगी वो शायद फ्रेश वाटर लेक्स होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लेक्स फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं और कुछ लेक बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक्स भी है। फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगी, ठीक है, हिमालयन रीजन में मिलेंगी। ये लेक्स ग्लेशियल ओरिजिन की लेक होती है, ठीक है। सो हिमालयन रीजन में आपको ये लेक्स मिलेंगी, एंड मोस्ट ऑफ द लेक्स जो हैं दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, ठीक है। ज्यादातर जो लेक्स हैं इनमें से वो ग्लेशियल ओरिजिन की लेक है। मतलब ये लेक्स कब बनी थी, जब ग्लेशियर्स ने एक बेसिन क्रिएट किया, ठीक है। ग्लेशियर्स की वजह से एक बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हुआ, एक बड़ा सा बेसिन क्रिएट हुआ, और बाद में स्नो जो थी मेल्ट हुई और उस बेसिन में पानी स्टोर हुआ। इस वजह से ये लेक्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, ये लेक्स क्रिएट होती हैं।
अच्छा, डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये सारी की सारी इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। वूलर लेक भी इंडिया की एक इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है। इनफैक्ट ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है, राइट? एंड देन वी हैव सॉल्ट वाटर लेक्स, राइट? बेसिकली कुछ लेक्स जो हैं वो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है? सॉल्ट वाटर लेक्स है मतलब इन लेक्स का जो पानी है उसमें सॉल्ट या मिनरल का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। इसका एग्जाम्पल है सांभर लेक। सांभर लेक राजस्थान में है। ये एक सीजनल सॉल्ट वाटर लेक है। बारिश के टाइम पर इस लेक में पानी रहता है, बाकी टाइम पर नहीं रहता। और इस लेक का जो पानी है उसका इस्तेमाल सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए किया जाता है, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। ये जो लेक्स है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बच्चों देखो, लेक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेक्स रेनफॉल के दौरान, बारिश के दौरान पानी का जो फ्लो है ना उसे रेगुलेट, रिवर का जो फ्लो है उसे रेगुलेट करने के लिए की जाती है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो रिवर्स का पानी बढ़ने लगता है और इस पानी को लेक्स की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे बाढ़ आने से रुकती है, ठीक है? बाढ़ आने से रुकती है। और ड्राई सीजन में, उस सीजन में जब बारिश नहीं पड़ रही हो ना, तो ये जो लेक्स है ये पानी के इवन फ्लो को मेंटेन करने में मदद करती है, राइट? तो ये रिवर के फ्लो को भी रेगुलेट करती है। रेनी सीजन में ये फ्लडिंग को रोकती है और ड्राई सीजन में ये वाटर बैलेंस को बना करके रखती है। उसी के साथ साथ लेक्स का इस्तेमाल हाइडल पावर जनरेशन में, बिजली जनरेशन के लिए भी लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ लेक्स क्या करती है ना, बेसिकली जिस जगह पर लेक होती है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है। लेक्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को थोड़ा बेहतर बना देती हैं, थोड़ा मॉडरेट बना देती हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करती है। लेक्स में एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, है ना? फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करती है। ये किसी भी जगह की नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करके वहां पर टूरिज्म को डेवलप करती है, राइट? सुंदर सुंदर लेक्स जहां पर भी होती हैं, लोग उन लेक्स को विजिट करने जाते हैं। वहां पर लेक्स में बेसिकली लोग बोटिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो लेक्स है ना, ये टूरिज्म को भी डेवलप करती है, राइट? चलो, moving up next, we shall now discuss a poll question again. So there you go. The question is, which one of the following is a salt water lake? इसमें से कौन सी वाली salt water lake का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है: ए सांभर लेक, बी डल लेक, सी वूलर लेक और डी गोबिंद सागर लेक। कम ऑन, क्विकली आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वाली जो लेक है वो सॉल्ट वाटर लेक के एग्जाम्पल में आ सकती है। कम ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक? कम ऑन, कम ऑन, लास्ट 10 सेकेंड्स। सॉल्ट वाटर लेक का एग्जाम्पल कौन है इसमें से? यू हैव। ओके ओके ओके, all right, well done, well done, that's great, and it is Sambhar Lake in Rajasthan, ठीक है? ये सॉल्ट वाटर लेक का एग्जाम्पल है। चलो, मूविंग अप नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिवर्स इकोनॉमी में किस तरीके का रोल प्ले करती हैं। रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ऑल ऑफ अस नो, लेकिन ये किस तरीके का इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी में प्ले करती हैं, नाउ वी शेल लर्न दैट, राइट? अच्छा बच्चों देखो, रिवर्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि आज से नहीं, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री की जहां से शुरुआत हुई है ना, वहां से रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रही हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स में पानी है और पानी हर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एंशियंट टाइम में जो सेटलर्स होते थे वो रिवर बैंक्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। रिवर्स के किनारे पे जो सेटलर्स होते थे वो रहना पसंद करते थे, क्योंकि पानी होता था, सॉइल फर्टाइल होती थी, तो खेती अच्छे से होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती थी। रिवर्स बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और यही जो सेटलमेंट्स थे ना नदियों के किनारे
एंशियंट टाइम में जो सेटलमेंट बने थे, आज के टाइम पर वो सेटलमेंट बहुत बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आगरा सिटी, वी हैव यमुना नदी के पास में है आगरा सिटी, उसी तरह से वाराणसी सिटी गंगा नदी के पास में है। हमारी कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं ये, राइट। उसके अलावा बच्चों, रिवर्स का जो इस्तेमाल है ना, वो बहुत सारे कामों के लिए होता है। रिवर्स में डैम बनाए जाते हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। रिवर्स का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। अगर आपको सामान गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए भी रिवर्स का इस्तेमाल होता है। और हमारी कंट्री में बहुत सारी नदियों को पवित्र नदियां कंसिडर किया जाता है। लोग इन नदियों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये लोगों की जिंदगी है। इन नदियों के पास की मिट्टी फर्टाइल है, जिसकी वजह से लोग इन जगहों पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती कर पाते हैं। हमारी कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज भी खेती पर डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी अपने लाइवलीहुड के लिए खेती पर डिपेंडेंट है। ऐसी कंट्री में डेफिनेटली लोग रिवर्स की पूजा करेंगे और रिवर्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर करेंगे, राइट। तो हमारी कंट्री में रिवर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि एक्चुअली हमारी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने में रिवर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, राइट। तो लोगों की श्रद्धा भी रिवर्स के साथ में जुड़ी हुई है। चलो, moving up next, now we shall talk about river pollution। देखो, we discussed कि भाई नदियां जो हैं वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हर किसी के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए, राइट। लेकिन डेफिनेटली वी ह्यूमन बींग्स, राइट, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम किसी भी चीज को एज इट इज नहीं रहने देते, राइट। सेम हैपेंड विद रिवर्स। वी हैव polluted rivers to a very greater extent, राइट। हमें पता है कि नदियां हमारे लिए जरूरी है, हम नदियों को पवित्र भी कंसिडर करते हैं, बट स्टिल हम नदियों को पल्यूट भी करते हैं। और ये जो पल्यूशन है ना, ये एवरीडे बेसिस, रोज का रोज हमारी कंट्री में होता है। पल्यूशन के अगर आप मेजर रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जो एफ्लुएंस है, राइट, जो वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज से निकलता है उसे लेक्स और रिवर के पास में ड्रेन कर देती है। ये जाकर के नदियों के पानी से मिलता है, उसे पल्यूट कर देता है, उसे पॉइजनस बना देता है, राइट। इस एफ्लुएंट को, इस गंदगी को बिना रिसाइकिल किए, बिना ट्रीट किए, बिना इसकी साफ सफाई किए इसे नदियों में डाल दिया जाता है। उसके अलावा जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पेस्टिसाइड है ये मिट्टी से नीचे जाकर के ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, ग्राउंड वाटर को पल्यूट करता है। साथ ही जब बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या होता है, देखो हमें पता है कि मिट्टी वगैरह खेतों से वॉश होकर के नदियों की तरफ जाती है, तो इस मिट्टी में जो पेस्टिसाइड है वो भी जाकर के नदियों के पानी से मिल जाता है। उसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज, राइट, हमारे घरों के वॉशरूम से, टॉयलेट से जो गंदगी निकलती है उस सीवेज को बिना ट्रीट किए हुए वाटर बॉडीज में मिला दिया जाता है। एंड ऑल दिस इज द मेजर रीजन ऑफ पल्यूशन, राइट। अगर आप नदियों के पल्यूशन की बात करो ना, तो नदियों के पल्यूशन के लिए कोई एक इंसान या कोई एक बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी कंट्री में डोमेस्टिक लोगों के घरों से निकलने वाले कूड़े की वजह से, म्युनिसिपैलिटी से निकलने वाले कूड़े की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, खेती से निकलने वाले पॉइजनस सब्सटेंसेस की वजह से नदियां और नदियों में जो पानी की क्वालिटी है वो इफेक्ट हो रही है। तो ऑन एंड ऑन हर एक इंसान इस रिवर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बच्चों, अगर आप नेचर की बात करो ना, तो नेचर में बहुत सारे अमेजिंग फिनोमिनल्स है, और ऐसा ही एक फिनोमिनल होता है रिवर्स की सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी। आपको पता है रिवर्स में कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हेल्प से रिवर्स अपने आप को खुद से क्लीन कर सकती है,
राइट। जो गंदगी रिवर्स में हम फेंकते हैं, रिवर्स उस गंदगी को डिकम्पोज कर सकती हैं। लेकिन आई टोल्ड यू ना, हम क्या करते हैं, हर चीज को हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम जो पोल्यूशन नदियों में, हम जो गंदगी नदियों में डाल रहे हैं, उसका अमाउंट इतना ज्यादा है कि रिवर्स की सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी उससे इम्पैक्ट होती है। अगर आप गंगा नदी की बात करो ना, तो गंगा नदी क्या है कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसके 20 किलोमीटर की रेडियस तक जो पोल्यूशन लोड गंगा नदी में फेंका जाता है, गंगा नदी उस पोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकती है, खुद में मिला सकती है, एसिमिलेट कर सकती है, उसे डिकम्पोज कर सकती है। लेकिन अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गंगा नदी की जो सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी है वो इम्पैक्ट होने लगी है। गंगा नदी इतने पोल्यूशन से कोप नहीं कर पा रही है और गंगा नदी का जो पानी है वो कंटिन्यूअसली गंदा हो रहा है, राइट। गंगा नदी को साफ करने के लिए बेसिकली हमारी कंट्री की सरकार ने GAP यानी कि गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया था 1985 में। गंगा एक्शन प्लान नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का एक पार्ट था और इस प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था गंगा नदी में पानी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना और पोल्यूशन को कम करना। लेकिन वी नो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बाद में हुआ क्या, एक और गंगा नदी को साफ करने के लिए एक और रिलेटेड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम, राइट। नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, राइट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर अप्रूव किया था। यानी कि इस प्रोग्राम के दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, रिवर गंगा में पोल्यूशन को कम करना, दूसरा रिवर गंगा को कंजर्व करके उसे रिजुविनेट करना, राइट। पोल्यूशन लोड को कम करना, गंगा नदी को बचाना और उसे रिजुविनेट करना, मतलब साफ गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करके उसे फिर से उसके पानी को क्लीन करना, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है, नमामि गंगे प्रोग्राम का, राइट। सो दिस इज ऑल टू बेसिकली हेल्प रिवर गंगा क्लीन, राइट। गंगा नदी को साफ करने के लिए, उसके पानी को, गंगा नदी के पानी को साफ करने के लिए इन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलो, और आपको ना एक बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस दिखेगा जब गंगा नदी पहाड़ों से ओरिजिनेट करती है और ओरिजिनेट करके नीचे आती है। आप अगर ओरिजिनेशन पॉइंट्स पर गंगा नदी को देखोगे, आपको पानी बहुत क्लियर नजर आएगा। जैसे जैसे वो नीचे आने लगती है ना शहरों की तरफ, वैसे वैसे गंगा नदी का पानी बहुत गंदा होने लगता है, राइट। चलो, नाउ वी शैल डिस्कस अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड देयर यू गो। द क्वेश्चन इज, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। हमें रिवर्स और लेक्स के कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। वी नो हाइडल पावर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फिशरीज और टूरिज्म रिवर्स और लेक्स के बेनिफिट्स में आते हैं। लेट अस डिस्कस देम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करोगे, आप ब्रीफली मेंशन करोगे कि लेक्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए ज़रूरी हैं। आप मिनिमम 7 रीजंस दोगे कि लेक्स और रिवर्स किस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इनकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, राइट। सो यू कैन से कि रिवर्स और लेक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि सबसे पहले तो ये फ्रेश वाटर का प्राइमरी सोर्स है। उसके अलावा ये हाइडल पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मदद करते हैं। अब क्योंकि ये फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं तो ये इरिगेशन, आपको पता होगा कि सिंचाई के लिए और इंडस्ट्रीज में दोनों जगह पर केवल फ्रेश वाटर का ही इस्तेमाल होता है, राइट। तो ये इरिगेशन और इंडस्ट्रीज के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, फिशरीज को डेवलप करते हैं, नेचुरल लैंडस्केप को ब्यूटिफाई करके टूरिज्म को डेवलप करते हैं और लोग अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने आप को रिलीव करने के लिए इन जगहों पर जाते हैं, राइट। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन वाटर बॉडीज की बहुत ज्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस है। इंडिया में कई सारी नदियों को पवित्र कंसिडर किया जाता है, राइट। लोग और ये नदियां हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और एग्रीकल्चर आज भी हमारी कंट्री में लोगों की आजीविका का सबसे मेजर साधन है। हमारी कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी खेती पर डिपेंड करती है फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट। चलो,
Now, moving up next, I am going to summarize the session, and by that time, आपके जो doubts और questions हैं, you can put them up, right? ओके, सो हमने डिस्कस किया कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइडेड है। हिमालयन रिवर्स में हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात की थी, और पेनिनसुलर रिवर्स में आज हमने महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और तापी बेसिन्स की बात की। फिर हमने लेक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, राइट? लेक्स जो है वो रिवर के फ्लो को रेगुलेट करती हैं, रेनी सीजन में फ्लडिंग को रोकती हैं, हाइडल पावर डेवलप करने में मदद करती हैं, मरीन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करती हैं और टूरिज्म को डेवलप करती हैं, राइट? एंड देन वी टॉक्ड अबाउट रिवर पोल्यूशन, जिसके तीन मेजर कॉजेज हैं: इंडस्ट्रीज, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हाउस होल्ड केमिकल्स। ये कंटिन्यूसली हमारे रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोगों के लिए रिवर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, we need to conserve these water bodies, right? Okay, now it's time for your doubts and questions. You can put up whatever doubts and questions that you have now. Do not. If you do not have any doubts or questions, you can just give us a thumbs up. Okay, that's great. All right, that's great. That's great. That's great. Well done. Okay. All right. Well, in that case, if you do not have any doubts or questions, we shall end the session over here. Thank you so much for being here. We shall see you in the next session. Until then, please take care of yourself. Make it sure that you do revise the chapter very carefully and you do solve the questions and answers as well. We'll see you super soon. Until then, happy learning. Take care of yourself. Thank you so much, and we shall see you soon. Thank you, Rohit. बेसिकली एक एलिवेटेड अपलैंड, जैसे कि एक माउंटेन या कोई भी एलिवेटेड जोग्राफिकल एरिया जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है, उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। वी टॉक्ड अबाउट अंबाला सिटी जो गंगा और इंडस के वाटर डिवाइड पर लोकेटेड है, एंड वी टॉक्ड अबाउट वेस्टर्न घाट्स एज वेल जो पेनिनसुलर रिवर्स के लिए वाटर डिवाइड का काम करते हैं। बाय चित्राली। Okay. So thank you so much. Bye bye. Take care. Happy learning. Bye Priyansh. Same here. Bye Vibhavi. See ya.